हेलो बच्चों, मैं हूं लखन चौहान। विज्ञान की पाठशाला यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में देखा था। आज हम पार्ट 2 में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का जमाव, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर चोट लगने पर खून का थक्का जम जाता है, यानी कि रक्त का जमाव होता है। आज हम उसके पीछे के साइंस के बारे में समझने वाले हैं। वैसे नॉर्मली हम ये जानते हैं, जब भी चोट लगने का या ब्लड क्लॉटिंग की बात आती है तो हमारे मन में सिर्फ एक ही आंसर आता है, विटामिन के। लेकिन विटामिन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड क्लॉट को जमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए ब्लड क्लॉट को हम शुरू करते हैं। किस तरह से ब्लड का क्लॉटिंग होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है। सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का जमाव। जब चोट लगने के बाद बॉडी के अंदर रक्त बहता रहता है, वो किस तरह से जम जाता है उसको समझते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नॉन एज कैस्केडिंग। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नॉन एज कैस्केडिंग यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यानी कि शरीर के अंदर रक्त के जमाव को हम कैस्केडिंग प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट बनता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड के प्लाज्मा 60% होता है, वहीं 40% हमारा कार्पसेल्स पाए जाते हैं। इन कार्पसेल्स में से थ्रोम्बोसाइट्स को हमने वहां पे बोला था प्लेटलेट्स, हमने डब्ल्यूबीसी को वहां पे बोला था ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी को हमने बोला था एरिथ्रोसाइट्स। तो कार्पसेल्स में से ब्लड की क्लॉटिंग बनाने के लिए सबसे मेन जो रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। जैसे ही प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बना लेते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर से सुनिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या कह रहे हैं, प्लेटलेट्स जैसे ही हमारे एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो बना लेते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेप सेकंड में यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे बॉडी के अंदर एक मेटल पाया जाता है जिसको हम कैल्शियम कहते हैं। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से फ्रेंडशिप करता है। क्यों करता है कि भैया मैं अकेला ब्लड के क्लॉट को नहीं बना पाऊंगा, इसलिए थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से फ्रेंडशिप करता है। लेकिन कैल्शियम बोलता है भैया हम दोनों मिलके इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं मेरे एक और दोस्त है उसको जानता हूं, उसका दोस्त कैल्शियम का दोस्त है प्रोथ्रोम्बिन। तीनों मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि तीनों मिलकर क्या बनाते हैं फिर थ्रोम्बिन। देखिए, थ्रोम्बोसाइट्स एयर के साथ मिला, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिला, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिला और प्रोथ्रोम्बिन से उसने बनाया थ्रोम्बिन। स्टेप थर्ड में यही थ्रोम्बिन अब चाहता है कि मुझे एक और की जरूरत है, भैया मैं अकेला भी अभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन से फ्रेंडशिप करता है, उसको बनाता है फिब्रिन। अब यहाँ ये ही फिब्रिन है जो स्टेप 4 में जाके हमारे ब्लड की मेशवर्क करता है। मेशवर्क यानी कि इस तरह से जहाँ पे ब्लड निकलता रहता है इस तरह से जाली बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये फिब्रिन ही है जो वहां पे मेश का काम करेगा, यानी कि जाली बनाएगा। फिर जाली बनाने के बाद जैसे मान लीजिए कि इस तरफ से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए यहाँ फिब्रिन इस तरह से मेश बनाएगा, यानी कि जाली बनाएगा। अब जाली इस तरह से इसने बनाया है। जाली बनाने के बाद जो ब्लड के अंदर लिक्विड है, प्लाज्मा के अंदर जो भी हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसके अंदर फ्लो करते रहते हैं, वो फ्लो इस मेश के इधर आके टकराते जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इनका जमाव होना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद ये क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे सूख जाते हैं। इन्हीं सूखने के बाद जिसको हम पपड़ी कहते हैं कि खून की पपड़ी जम गई है, तभी जाके हमारा ब्लड का क्लॉट बनता है, यानी कि फिब्रिन अपना मेश वर्क करती है, जाली बन जाएगी। जाली के यहाँ पे आके कार्पसेल्स, यानी कार्पसेल्स में हमने पढ़ा पार्ट फर्स्ट में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आके इस जाली से यहाँ पे ऐसे सट जाते हैं, तब जाके हमारा ब्लड क्लॉट बन पाता है। तो ब्लड क्लॉट किस तरह से जमता है ये हमने देखा।
अब ब्लड क्लॉट में विटामिन के का नाम हम सबसे पहले जानते हैं। देखिए विटामिन के यहाँ पर जो काम करता है वो एक ठेकेदार की तरह है। विटामिन के एक ठेकेदार है यहाँ पे, ये उसके सारे वर्कर हैं। विटामिन के इन सबसे यहाँ पे काम करवाता है कि भैया चलो फटाफट से अपने को सारे काम करने, जो ब्लड निकल रहा है इसको फटाफट से अपने को जमाना है। तो ये हमारे विटामिन के का काम होता है। अब एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे अंदर जो विटामिन के होता है वो विटामिन के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि हमारे वसी यानी कि जो वसा पाई जाती है उस वसा को घोलने का काम आपका विटामिन के करता है। या हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी टिश्यू होते हैं यानी कि वसी ऊतक होते हैं और लीवर में स्टोर रहता है। आइए अब हम टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन के1 को हम फाइलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन के2 को हम मेनाक्विनोन कहते हैं, विटामिन के3 को मेनोफ्थोन कहते हैं। ये हमारे कुछ विटामिन के टाइप्स होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लॉट को जमाने के लिए, वो हम कुछ यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले कार्पसल्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। कार्पसल्स थ्रोम्बोसाइट मतलब आपका प्लेटलेट्स। तो अगर पूछा जाए कि हमारे ब्लड के कार्पसल्स में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड के क्लॉट को बनाने में, कार्पसल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, तो आपका प्लेटलेट्स करता है। हमारे ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, तो फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा मेटल है, मेटल हमारा कैल्शियम है। कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के। ये सारे हमारे ब्लड के क्लॉट को बनाने में अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर खून के थक्के को बनने नहीं देता है। उस एंटी क्लॉटिंग एजेंट का नाम है हिपेरिन और उसे हम वारफेरिन भी कहते हैं। ये हिपेरिन, अगर हिपेरिन को एयर मिल जाए तो यह वहाँ पे डेड हो जाता है। हिपेरिन को यदि एयर कांटेक्ट में आ जाए तो हिपेरिन वहाँ पे डेड हो जाएगा। इसलिए हिपेरिन इन चारों पर भारी पड़ता है। जब तक हिपेरिन है तब तक ये ब्लड का क्लॉट नहीं बना पाएंगे। जैसे हिपेरिन मरेगा, हिपेरिन मरने के तुरंत बाद ये ब्लड का क्लॉट बना लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अभी भी ब्लड का क्लॉट नहीं बनने दे रहा है वो हमारा हिपेरिन ही है। हिपेरिन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा है। लेकिन जब भी हमें कुछ जगह पे कट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो ब्लड जैसे ही चोट लगती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में हिपेरिन भी है। हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि हिपेरिन एयर के कांटेक्ट में आते से ही डेड हो जाता है। तो हिपेरिन जैसे ही चोट लगती है तो कटने के दौरान एयर के कांटेक्ट में आते से ही वहां पे हिपेरिन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और अगर हिपेरिन डेड हुआ तो ये सारे अपना काम चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया हिपेरिन मर गया है। अब ये चारों को रोकने का काम हिपेरिन कर रहा था। हिपेरिन बोल रहा था नहीं, हमारे होते हुए तुम ब्लड का क्लॉट नहीं बना पाओगे। लेकिन अब ये चारों पर भारी पड़ रहा है आपका हिपेरिन, हमारे होते हुए आप ब्लड का क्लॉट नहीं बना पाओगे। अभी तक डरे हुए हैं। जैसे ही क्लॉट यानी कि हमारे चोट लगा, चोट लगने के तुरंत बाद हमारा एयर के कांटेक्ट में हिपेरिन की आने की वजह से ये डेड हो गया, मर गया। मरने के बाद अब ये, अब देख तेरी छाती पे लात रख के हम यहाँ कैसे ब्लड क्लॉट बनाते हैं। तो ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हिपेरिन एक बहुत ही हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए ब्लड का क्लॉट अगर हमारे ब्रेन के जो नर्व्स होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाता है। ठीक से पहुंच तो रहा है लेकिन इतना स्पेस नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर उस जगह पे ब्रेन की जो वेसल्स है, अगर वहाँ पे जाके हमारा विटामिन के ब्लड का क्लॉट बना देता है तो वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज वो बीमारी अपन जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज में वो जो वेसल्स होती हैं ब्लड की, वहाँ पे जाके एक क्लॉट बन जाता है, उसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है ना। अब आइए हम समझते हैं कि हिपेरिन किस तरह से, देखो हिपेरिन जैसे कि आपने नॉर्मल से हमने एग्जांपल देखा है जो आए दिन हम देखते रहते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें जब इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंजेक्शन लगाया जब जाता है तो डॉक्टर सिरिंज को कुछ इस प्रकार से करता है। करने के पीछे का रीजन क्या है, देखिए उसके अंदर जितनी भी एयर होती है उस एयर को वो इस तरह से बाहर निकालता है। क्यों निकालता है?
साथ ही कुछ फव्वारे यानी कि कुछ वाटर की जो उसके अंदर उसने इंजेक्शन के अंदर दवाई ली है, वो दवाई भी उसमें से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर निकालता है, यानी कुछ फव्वारे उसमें से बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी एयर मौजूद है वो उसमें से बाहर निकल जाए। तो वो एयर अगर बाहर नहीं निकलेगी तो देखिए, अगर एयर बाहर नहीं निकली तो इंजेक्शन लगाने के दौरान अगर इंजेक्शन के जो निडल है, सुई है, अगर उसमें हवा रह जाएगी तो वही हवा हमारे ब्लड के साथ कांटेक्ट कर लेती है। अब ब्लड के साथ अगर उसने कांटेक्ट किया मतलब कि वहां पे हिपेरिन आपका मर जाएगा, क्योंकि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हिपेरिन एयर मिलते से ही मर जाता है। हिपेरिन एयर मिला, डेड हो गया। डेड होने के तुरंत बाद अगर उस इंजेक्शन के दौरान अगर हमें कहीं पे भी इंजेक्शन लगाने के दौरान अगर एयर थोड़ी सी भी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है तो वो एयर उस ब्लड के अंदर जो आपका हिपेरिन है, हिपेरिन को मार देता है। हिपेरिन मरा, कार्पसल, प्रोटीन, मेटल, विटामिन के इनने अपना काम चालू कर दिया, ब्लड का क्लॉट बना लेंगे, मतलब कि हमें एक सूजन सी हो जाएगी, अकड़न सी महसूस होती है, जिसको हम गठान कहते हैं कि यार यहाँ पे गठान सी हो गई है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन यही है कि इंजेक्शन लगाने के दौरान डॉक्टर ने कुछ मात्रा एयर की भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर दी है। सेम जब हमको ड्रिप लगती है, बोतल लगती है, तो लास्ट में जब बोतल आखिरी में बचती है उस समय ही अपने को उसको निकाल देना चाहिए। अदरवाइज बॉडी के अंदर जैसे ही हमारी दवाई है बॉडी के अंदर पूरी खत्म हो जाती है तो उसमें से उसके थ्रू एयर भी हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है, जो कहीं ना कहीं हमारी ब्लड का क्लॉट बना सकती है, क्योंकि एयर जाते से ही हिपेरिन को मार देती है। हिपेरिन मर जाएगा तो ब्लड का क्लॉट आसानी से वहां पे बन जाएगा और वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे सूजन है, दर्द है, अकड़न सी रहती है, तब डॉक्टर थोड़ी ना बताएगा कि हमारी वजह से ही ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया इंजेक्शन निडल लगाने के दौरान उसके द्वारा कुछ एयर हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड से कांटेक्ट में आ गए, जिसकी वजह से हमारा हिपेरिन डेड हो गया। हिपेरिन डेड हो गया, इस वजह से वहां पे ब्लड का क्लॉट बन गया। तो डॉक्टर बोलेगा ठंडे पानी की पट्टी सेकिए, गर्म पानी से इसको ये कीजिए, वो थोड़ी ना बताएगा कि हमारी ही गलती है। तो आज से आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी भी होता है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट किसका है? हमारे डॉक्टर का है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो ठीक से ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है। तो विटामिन के की फुलफिल करने के लिए यानी कि पूर्ति करने के लिए कुछ डाइट है, जैसे कि हम स्पिनच यानी कि पालक का यूज कर सकते हैं, ब्रोकोली आती है, सोयाबीन कैनोला का ऑयल आता है, इससे हम विटामिन के की फुलफिल कर सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं विटामिन के, जैसे कि विटामिन के की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो साइड इफेक्ट्स जैसे कि डिक्रीज्ड एपेटाइट यानी कि हमें भूख लगना कम हो जाता है। सेकेंड है आपका इनलार्ज्ड लीवर यानी कि लीवर आपका हो सकता है साइज में बड़ा हो जाए। थर्ड है जनरली बॉडी स्वेलिंग यानी कि हमें नॉर्मल तरीके से बॉडी के अंदर सूजन सी, स्वेलिंग सी आ जाती है। और फोर्थ है आपका मसल स्टिफनेस यानी कि हमारी जो मसल्स है हमेशा उसमें अकड़न सी बनी रहेगी। तो ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एंटीक्लोटिंग के रूप में हमारा हिपेरिन और वारफेरिन काम करता है, लेकिन फिब्रिनोजेन यानी कि आपका फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, देखिए फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड को जमाने का काम करते हैं। वहीं पे हमारा एंटीक्लोटिंग एजेंट हेपेरिन। अब ये तीनों चीजें आप यहाँ पे देखिए, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ पे आपका हिपेरिन है, यहाँ पे भी आपका हिपेरिन है। तीनों का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। तीनों का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर। लेकिन समझिए यहाँ पे एक है जो ब्लड को जमने से रोकता है और दो है वो ब्लड को जमाने का काम करते हैं यानी कि ब्लड का क्लॉट बनाने का काम करते हैं यानी कि रक्त का जमाव करने का काम करते हैं। सारे तीनों का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारे लीवर के अंदर होता है। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट 3 में, ये हमने अभी पार्ट 2 बनाया जिसमें हमने ब्लड प्रोटीन के बारे में बताया। पार्ट 3 में हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप हमें लेना चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप हम किसी को दे सकते हैं, इसके ऊपर हम ब्लड ग्रुप पार्ट 3 बनाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।